नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है और इससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल शिवसेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कुर्ला में एमएलए के दफ्तर पर हमला हुआ है। मंगेश कुंडालकर का यह दफ्तर है। शिवसेना समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कुर्ला एमएलए के दफ्तर पर हमला किया गया है और आरोप लगा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर। एमएलए मंगेश कुंडालकर का यह दफ्तर है जिस पर हमला किया गया है और हमला करने का आरोप शिवसेना समर्थकों पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई विरोध प्रदर्शन शिवसेना का अब देखने को मिल रहा है। दरअसल कुर्ला के एमएलए के दफ्तर पर हमला किया गया है और हमला करने का किसी और पर आरोप नहीं बल्कि शिवसैनिकों पर आरोप है। तो शिवसैनिक अब एमएलए के दफ्तर पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कुर्ला के एमएलए के दफ्तर पर हमला किया गया है और आरोप शिवसेना पर लगा है। शिवसेना समर्थकों ने यहां पर हमला किया है, यह फिलहाल आरोप लग रहा है। कुर्ला के एमएलए के दफ्तर पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि एमएलए मंगेश कुंडालकर का यहां पर दफ्तर है और इसी दफ्तर पर शिवसैनिकों ने हमला किया है, यह आरोप लग रहा है। तो शिवसैनिक अब उन बागी विधायकों के दफ्तर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं जिन्होंने सरकार को अस्थिर कर दिया है, जो सरकार गिराने के मूड में है। और तमाम सियासी उठापटक का दौर महाराष्ट्र में जारी है। एमएलए मंगेश के दफ्तर पर शिवसेना समर्थकों ने हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब कुर्ला के एमएलए के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। एमएलए मंगेश कुंडालकर के घर पर, माफ कीजिएगा, दफ्तर पर हमला हुआ है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना के समर्थकों पर यह आरोप लगा है कि कुर्ला के एमएलए के दफ्तर पर जो हमला हुआ है, हमला करने वाले जो लोग हैं वो शिवसेना के समर्थक हैं। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मुंबई से। पीयूष, किस तरह से प्रदर्शन, ये गुस्सा निकाल रहे हैं दफ्तर पर? बिल्कुल, ये प्रदर्शन लगातार आज सुबह से कई बार कार्यकर्ता कर चुके हैं, अलग अलग जगह कर चुके हैं। जो बागी विधायक यहाँ से गुवाहाटी पहुँचे हुए हैं उनके निवास स्थान पर भी जाकर ये प्रदर्शन किया गया है, पुतले फूके गए हैं। और जो यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के बागी विधायक हैं मंगेश, उनके कुर्ला स्थित कार्यालय पर ये पत्थरबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है। और इस पत्थरबाजी नारेबाजी के दौरान जो कार्यकर्ता थे वो मंगेश आकर माफ़ी मांगे और उद्धव साहब से माफ़ी मांगे, उन्होंने गलत किया है, ये तमाम इस तरह की बातें कर रहे थे। कुंदन, बिल्कुल इस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुर्ला में एमएलए के दफ्तर पर हमला किया गया है, रोड़ेबाजी की गई है और जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि मंगेश को डालकर आकर के उद्धव ठाकरे से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने हरकत की है, जो बागी तेवर दिखाएं इसके लिए। तो इस तरीके से गुस्सा निकाल रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता समर्थक। क्या इसी वजह से पीयूष, जो नाराज हैं, जो असंतुष्ट गुट है, वो मुंबई आना नहीं चाहता है? देखिए, सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे ने जो पत्र जारी किया था, एकनाथ शिंदे ने जो स्टेटमेंट दिया था और अपनी बात कही थी, उसमें सीधे तौर पर दो तीन बातें उन्होंने कही थी कि 2.5 साल तक जब तक शिवसेना सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव साहब मौजूद रहे और लगातार शिवसेना के कार्यकर्ता विधायक इनकी उपेक्षा होती रही और इस उपेक्षा की वजह से इस तरह की चीज़ें उत्पन्न हुई क्योंकि 1-2 दिन का ये वक्त नहीं था कि जब विधायक उठे और सीधे गुवाहाटी चले गए। इसके पीछे बहुत लंबी पटकथा है और असंतोष और नाराजगी, इसकी भी एक बड़ी लंबी दास्तान रही है। कुंदन, ठीक है, शुक्रिया पीयूष इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो एमएलए मंगेश कुंडालकर के दफ्तर पर शिवसैनिकों ने हमला किया है और शायद इसी वजह से जो असंतुष्ट गुट है, जो असंतुष्ट विधायक हैं शिवसेना के, वो गुवाहाटी में डेरा जमाए हुए हैं।
शिवसेना नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई है। इस दौरान सीएम ने मीटिंग में कहा है कि जिस तरह से बगावत हुई वो ठीक नहीं हुआ। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। मीटिंग में आदित्य ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। वो बोले कि बागियों ने पैसे के लिए पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन ज्यादा दिन उनके अच्छे दिन नहीं रहेंगे। आदित्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे को कुछ लोगों ने पैसों के लिए धोखा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो बागी हैं उन्होंने पैसों के लिए धोखा दिया है, परिवार के लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन उनके लिए अच्छे दिन ज्यादा दिन तक बने नहीं रहेंगे। तर आपण आता मला जे बोलायला सांगितलं, मला नीलमताई सांगत होते थोडं बोला, नेरकर साहेब सांगत होते, विनायक राऊत साहेब है। आदित्य ठाकरे ने भी अपनी बात रखी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि परिवार के लोगों ने धोखा दिया है। और शिवसेना की मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे सहयोगी इकबाल परवेज ने शिवसेना नेताओं से बातचीत की है। सुनिए क्या कहा है शिवसेना नेताओं ने। क्या बातें हुई अंदर मीटिंग में? अंदर आज माननीय पक्ष प्रमुख हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ने हम सबको परिवार बोल के बुलाया था। आज हमारे परिवार में जो कुछ चल रहा है ये सही नहीं है। कुछ एमएलएज हमें छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोगों ने जानबूझ के शिवसेना छोड़ने की ठान ली है। इसकी वजह से अलग अलग है। कुछ लोग ईडी के दबाव में हैं, कुछ लोग पैसे के लालच में गए हैं और कुछ लोगों को पद भी है। ऐसे में शिवसेना खत्म करने का कुछ लोगों ने जो सोचा है ये नहीं होगा। आज हम सब जिला प्रमुखों ने माननीय पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को कह दिया है, साहब हमारी पूरी शिवसेना, हम शिवसैनिक आपके साथ में है। जिन लोगों ने इन एमएलएज को चुन के दिया था वो पूरी कैडर हमारे आपके साथ है। जो चुन के देने वाले हैं, जो रास्ते पे उतर के खड़े होकर जो काम करने वाले, पूरी शिवसेना आपके साथ है। तब उन्होंने कहा मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा माननीय पक्ष प्रमुख। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अजीत पवार ने बताया कि कल हमने राजनीतिक संकट पर एनसीपी के स्टैंड पर बात की है। आज मैंने शरद पवार से मुलाकात की है और अब शाम 6:30 बजे हम उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, हम सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अजीत पवार का कहना है कि भले ही विद्रोही कह रहे हो कि उनके पास संख्या है, लेकिन वो शिवसेना के साथ हैं। बहुमत अभी भी एमवीए के पास ही है, यह अजीत पवार उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है। हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए गए नहीं, हम गए नहीं थे। लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि महाराष्ट्र का गठबंधन बेमेल गठबंधन था, सरकार अपने आप गिर रही है। शिवसेना ने जो नाम कमाया था वो अब वो खो चुकी है। और क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर ने, हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। बात करें महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार 2 दिनों का समय हो चुका है, लगातार उठापटक चल रहा है। बीजेपी की अगर बात करें, शांत बैठी हुई है। आखिर इस सन्नाटे के पीछे किस सुनामी का हम देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति दिन प्रतिदिन बदल रही है। देखिए, वहाँ का गठबंधन जिस प्रकार से बना था वो बेमेल गठबंधन था। आज तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और सत्ता के लिए इकट्ठा हो गए, सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के कि बीजेपी को सत्ता नहीं देनी है, बीजेपी को सत्ता से रोकना है। रोका उन्होंने थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये लंबे समय तक चलने की गुंजाइश नहीं थी। और ऐसे में अपने आप वो सरकार गिर रही है, बिखर रही है। और आज तक जो शिवसेना ने एक स्थान कमाया था
वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में वो भी गंवाए, अपने हाथों से ही गंवाए, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, वो स्वयं दोषी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज हो रहा है ये होना निश्चित पहले दिन से ही लग रहा था कि ये हो करके रहेगा। बाला साहब ठाकरे की अगर बात करें, जब उनकी भूमिका रही, आपने भी अभी कई बार इस बात को बोला, उनकी कोई लालसा नहीं रहा राजनीतिक जीवन में आने की, लेकिन फिर भी पार्टी का उस समय एक सम्मान था। क्या आपको लगता है कि पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे से अलग हुई, साइडलाइन हुई, जिसकी वजह से पार्टी के ही लोगों ने बगावत के सुर अख्तियार कर लिए? निश्चित रूप से देखिए, बाबा साहब ठाकरे जब तक रहे तब तक के लिए उनने कोई भी राजनीतिक इस तरह का सरकारी दायित्व जो है वो सरकारी दायित्व स्वीकार नहीं किया। और ऐसे में जब वो नहीं रहे, उनके जाने के बाद सत्ता की लालसा होना और सत्ता हासिल करने के लिए बेमेल गठबंधन करना, भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ देना, ये उस दिन से हमको मालूम पड़ रहा था कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। सत्ता हासिल हुई थोड़े वक्त के लिए, लेकिन जो कमाया था वो सब खोया उनने। और ऐसे में अब जो सरकार गिर रही तो निश्चित रूप से वो इस बात का उनको एहसास हो रहा होगा। कैमरा अरब के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता है कि ये बेमेल गठबंधन था इसलिए टूट गया है। दरअसल बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल तो रहा है, लेकिन क्या सरकार बदलेगी महाराष्ट्र की, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज दिन भर जो हलचल रही उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आइए हम आपको दिखाती है। अच्छी तस्वीरें देखिए। दरअसल ये दावा किया जा रहा है शिंदे की तरफ से कि 50 विधायकों के समर्थन उनके पास अब हासिल है। गुवाहाटी पहुंचे बागी विधायक, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। अघाड़ी का महामंथन भी लगातार जारी है। लगातार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में बैठकों का दौर चल रहा है। आदित्य ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों ने धोखा दिया है और पैसों के लिए धोखा दिया है। उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक की है और पूर्व जजों से एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो कानूनी सलाह लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूर्व जजों से मुलाकात करके जो कानूनी पहलू हो सकता है आने वाले वक्त में, जिस पर मंथन करना जरूरी है, इसलिए पूर्व जजों से भी शिंदे ने मुलाकात की है। दरअसल होटल से जब वो बाहर निकले तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन 2 घंटे के बाद वापस वो होटल पहुंचे और खबर बाद में ये आई कि उन्होंने पूर्व जजों से मुलाकात करके कानूनी सलाह ली है। इधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिरंगा यात्रा का आगाज करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल में आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ करने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। दिल्ली में 2.5-3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और जो कि हिमाचल प्रदेश में मात्र 80 से 85 लाख लोग रहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जनता का जो यहाँ पे स्कूलों की जो आप बात कर रहे हो या उस तरीके से बात कर रहे हो, दिल्ली में हमने करके दिखाया है, पंजाब में हम लोग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के स्कूल भी हम आपको बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि दिल्ली में 5 साल में हमने एजुकेशन के स्तर को अच्छा कर लिया। ये हमारा ओपन चैलेंज है ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को, दोनों को, कि हमने करके दिखाया ना, ये भी दिखा दे। और अगर किसी को तसल्ली ना हो तो हमारे साथ चले, दिल्ली में हम आपको एक नहीं सैकड़ों स्कूल दिखाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की सरकार तो हमें कोई 10 स्कूल दिखा दे जो इन्होंने अच्छे बनाए हो, जिसमें वर्ल्ड क्लास की इन्होंने फैसिलिटी दी हो। तो ये मंशा पे डिपेंड करता है, हमारी नीयत साफ है, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। राजनीति इधर खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 60 खिलाड़ियों को मिशन एक्सीलेंस के तहत सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों को करोड़ों की राशि सम्मान के रूप में दी गई है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मेडल लाने से पहले ही खिलाड़ियों की मदद कर रही है। साथ ही हमारे सहयोगी ने सम्मानित हुए खिलाड़ियों से भी बातचीत की। डोली गोला 8 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित की जा रही है। डोली गोला एथलेटिक्स तालियां बजाते रहे। ऋषिकांत शर्मा 3 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किए जा रहे हैं। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में ऋषिकांत शर्मा।
मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत आज दिल्ली सरकार की तरफ से 60 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि लोगों को वितरित की गई है। ऐसे में बातचीत करते हैं जिन खिलाड़ियों को सम्मान मिला है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। भाई, आपको कितने धनराशि प्राप्त हुई और किस खेल से संबंधित है? दिल्ली सरकार ने मुझे 3 लाख की राशि प्रदान की है और मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलता हूँ इंडियन टीम की तरफ से। आपको क्या लगता है कि जो शुरुआत से खेलों के अंदर लोग जाते हैं, यूथ जाता है, उनके लिए कितनी अच्छी स्कीम है? जी, जो यूथ जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि किसी किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो इससे ये गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली एड दिया है, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, आपसे सवाल होगा, क्योंकि जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर जब एंट्री करते हैं उस वक्त उनको काफ़ी परेशानी होती है। मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत उनको आखिर इसका कितना फ़ायदा होगा? एक्चुअली जो इसमें एथलेटिक्स स्पोर्ट्स में जो आते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, उसके लिए स्कीम बनाया गया है। इस स्कीम के तहत आपको प्ले इन प्रोग्रेस से लेके मिशन एक्सीलेंसी में, मतलब यहाँ से ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक को फुली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। न्यूट्रिशन, डाइट एंड इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग सब इसमें उसमें इंक्लूड होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉली गोला है। मैं अंतर्राष्ट्रीय डिस्कस थ्रोअर हूँ। हाल में ही अभी मैंने यूएसए चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, एक डिस्कस में, एक शॉट पुट में, मई में। आपको कितनी धनराशि से सम्मानित किया? सर, आज मुझे 8 लाख रुपए मिले हैं, जिसके लिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर, कहीं ना कहीं जब सारी बात पैसे पे आके रुक जाती है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने मिशन एक्सीलेंसी की स्कीम स्टार्ट करी है। सर, ये ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ दिल्ली ऐसा स्टेट है जिसमें ये स्कीम है कि मेडल आने के बाद तो हमें सब सपोर्ट करते हैं, हमें स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, हमें एमएलएज भी सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी देती है। बट ये दिल्ली में एक ऐसी स्कीम है जो ग्रास रूट लेवल पे बिगनर्स को पैसे दे रही है कि आप अच्छा करो, हम आपको मिशन एक्सीलेंसी के तहत पैसे देते हैं। मिशन एक्सीलेंसी के तहत आज दिल्ली सरकार ने तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और इन खिलाड़ियों को जो है आगे जाने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो गरीब तबके से खिलाड़ी आते हैं उनको शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में मिशन एक्सीलेंस जो स्कीम है, जो दिल्ली सरकार की स्कीम है, जो कि 2018 से शुरू हुई थी, उसका लाभ पाने के बाद ये जो खिलाड़ी हैं वो अपने खेल में और भी बेहतर सुधार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान रवि दाहिया ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान रवि दाहिया ने कहा है कि आने वाले समय में भारत के लिए और ज्यादा मेडल जीतेंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम की भी तारीफ की। और क्या कुछ कहा रवि दाहिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं रवि दाहिया जी। रवि जी, मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत जिन लोगों को राशि दी गई है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने तो देश के लिए सिल्वर मेडल भी जीता? देखो, सबको खिलाड़ी जो सरकार है उनका एक पूरा प्लान होता है, उस तरीके से वो खिलाड़ियों को एक उनकी जो कैटेगरी के हिसाब से जो देते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा प्लान है और जो देश के लिए अच्छा करते हैं। क्योंकि जब खिलाड़ी को मेडल मिल जाता है उसके बाद तो तमाम राज्य सरकारें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन शुरुआत से जो सफ़र होता है उस दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे में इसकी स्कीम जो है कितनी लाभदायक? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाभदायक है और काफ़ी इससे आप देखोगे खिलाड़ी काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेटर कर रहे हैं, और जिससे हम आप देखोगे अगला जो समय आएगा उसमें हमारा देश बहुत ऊपर जाएगा। दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अब ओपन की गई है, कैसे लोगों को आह्वान करेंगे यूथ को? बिल्कुल, सबको ये कहूँगा कि आप ज़रूर इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और देश के लिए खेलें और देश का नाम रोशन करें। तो बिल्कुल, मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत तकरीबन 60 बच्चों को आज दिल्ली सरकार की तरफ से 9.5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उससे सम्मानित किया गया है। और ऐसे में रवि दाहिया जो कि जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने लोगों को और यूथ को आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स को ज्वाइन करे और देश का नाम रोशन करे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।